दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है इसको बनाने के लिए एक नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान जो होता है नर्सिंग फील्ड में नर्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस चीज़ को करने के लिए हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जिससे कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में नर्सिंग केयर प्लान को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को करते हैं शुरू। Hey, drop. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है। नर्सिंग केयर प्लान ये होता है, अगर कोई पेशेंट किसी चीज़ से किसी प्रॉब्लम से परेशान है, जैसे कि अगर मान लो उसको पेन हो रहा है, तो उस पेन को हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, उसी चीज़ को उस प्रोसेस को जो हम करते हैं उसी को बोलते हैं नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, तो नर्सिंग केयर प्लान में बेसिकली होता क्या है, इसमें आते हैं, सबसे पहला जो इसमें आता है नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट होता है, जिसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो है पहले तो ये समझेंगे कि पेशेंट को कैसा प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है। ठीक है, हम उसका असेसमेंट करेंगे बाई, अब इसमें असेसमेंट में दो चीज़ होता है, एक होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट, ठीक, एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में ये होता है कि हम उससे पूछते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किस, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे हम पूछेंगे। ठीक है, या फिर अटेंडर से पूछेंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों परेशान है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में ये होता है, हम खुद से ऑब्जर्व करके देखते हैं पेशेंट का, है ना, उसका असेसमेंट करेंगे खुद से और ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर मान लो पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, तो पहले उससे पूछा, उसने बोला कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, तो ये हो गया एक सब्जेक्टिव डेटा। ठीक, अगर हम, और ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा, उसका हम असेसमेंट करेंगे बाई फेस रिकॉग्निशन। पेन स्केल समझते हो ना, पेन स्केल में होता है ना एक फेस, फेस से फेस के एक्सप्रेशन से हम पता करते हैं कि हाँ उसका पेन किस लेवल का है, तो वही होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो हम उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि हाँ पेशेंट को किस चीज़ का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली यही देखेंगे, तो इसमें एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जांपल लेके, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको ट्रेकल सॉन्ड्रेस और ये पिंक स्पुटम वगैरह आएंगे। ठीक है, तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम एग्जांपल लेके समझेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके ब्रेथ के साउंड को हम असेस करेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या हो सकता है, डिमिनिश्ड हो सकता है या फिर ब्रेथ साउंड आएगा ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इनएबिलिटी टू वेंटिलेट द लंग सफिशिएंटली टू प्रिवेंट एटलेक्टेसिस। इसमें ये हो रहा है कि जो लंग्स है वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं है। ठीक है, वो अपना जो वर्क है वो सफिशिएंटली कर नहीं पा रहा है। ठीक है, और क्रेकल्स इंडिकेट इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस फ्लूइड इन द लंग्स। अगर कोई क्रेकल साउंड आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है, उससे ये हमें पता चलता है कि उसके लंग्स में कोई फ्लूइड है। ठीक है, उस फ्लूइड का अक्यूमुलेशन है, जिसकी वजह से जो एयरवे क्लियरेंस है वो नहीं है। ठीक है, जो एयरवे क्लियरेंस है वो कम हो गया है। ठीक है, तो जो एयरवे क्लियरेंस है उसका कम हो गया है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या, नर्सिंग असेसमेंट के बाद हम जो है उसी में फर्दर उसका असेसमेंट करते हुए ये भी देखेंगे, अगर कोई मान लो वीजिंग साउंड आ रहा है ना, अगर वीजिंग साउंड आ रहा है तो उससे क्या होगा कि ये पता करेंगे कि हाँ जो उसका एयरवे है वो नैरोड हो गया। ठीक है, जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया है, जिस, और ब्रोंको स्पाज्म हो गया है, जिसके वजह से उसके लंग्स से वीजिंग साउंड आ रहा है। ठीक, अगर राउंड की साउंड आ रहा है तो, और क्रेकल साउंड आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि कोई सिक्रीशन हो रहा है। ठीक, इनइफेक्टिव सिक्रीशन क्लियरेंस,
जो सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से रॉन्की और क्रेकल साउंड आएगा, ठीक है। तो ऐसा उसके बाद क्या करते हैं, इसी अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जांपल लेके हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, नर्सिंग असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम दूसरा चीज देखेंगे, उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, वो कितना अलर्ट है ना। उससे क्या पता चलेगा कि उसका इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। तो इससे हम ये पता कर पाएंगे उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो टॉलरेट कर पा रहा है अपने ब्रीथिंग को, ठीक है। कहीं वो कंफ्यूज तो नहीं है। चेक करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम यही चेक करेंगे कि वो कंफ्यूज तो नहीं है, अलर्ट है या नहीं। और उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, शैलो तो नहीं है, एब्डोमिनल पैराडॉक्स कितना है, वो अपना अपना अपनी जो एब्डोमिनल है वो कितना ज़्यादा उसका मूवमेंट वगैरह है ना, ठीक है। इंटरकोस्टल रिएक्शन कितना है, उसका मतलब जो भी है उसका चेस्ट एक्सपांसन हो रहा है या नहीं, अच्छे से ब्रीथ ले पा रहा है नहीं, ये सारी चीज़ हम उसमें एसेस करते हैं, ठीक है। एसेस फॉर साइन ऑफ हाइपोक्सीमिया एंड हाइपर कैपनिया। कोई ऐसे प्रॉब्लम, कोई हाइपोक्सीमिया या फिर हाइपर कैपनिया जैसे प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो तो नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम उसी के हिसाब से अपना नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम उसके वाइटल कैपेसिटी को देखते हैं, ठीक है। अगर उसका वाइटल कैपेसिटी कहीं कम हो गया, रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया, या फिर कोई निगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्स जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, तो उस वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि जो मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है उसको, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ कम हो जाते हैं, अगर वाइटल कैपेसिटी लेस देन 52 10 to 15 ml पर केजी हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट 35 रेट पर मिनट बढ़ जाता है ना। और जो है निगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्स जो होता है वो 50 to 25 सेंटीमीटर H2O से पहुंच जाता है। तो इससे ये होता है कि जो हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ेगा, यानी कि उसको फोर्सफुली ब्रीदिंग करवाना पड़ेगा, जिससे कि उसका जो एयरवे है, O2 डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड है, वो फिल हो पाए, ठीक है। और उसके एबीजी को एनालाइज करेंगे कि हाँ जो भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अच्छे से हो पा रहा है या नहीं, है ना। उसके बॉडी में कहीं ऑक्सीजन की डिफिशियंसी तो नहीं हो रही है, सॉरी क्या नाम है, कहीं उसकी बॉडी की जो नीड है उससे कम ऑक्सीजन का डिफ्यूजन तो नहीं हो रहा है उसके बॉडी में, जिसकी वजह से उसको अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। If patient cannot maintain a minute ventilation sufficient to prevent CO2 retention, जी कि अगर वो उसका जो अगर वो ठीक से सांस नहीं लेगा, ठीक है, ब्रीदिंग नहीं होगी उसकी, तो उसके बॉडी में CO2 का रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से एसिडोसिस होगा, ठीक है। उसका पीएच जो होगा वो फॉल हो जाएगा। अगर पीएच फॉल होगा तभी तो एसिडोसिस होगा, ठीक है। और मैकेनिकल वेंटिलेशन की उसको जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में भी नीडेड, ठीक है। और उसका जो पीएच होगा वो 10.3 से भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग नर्सिंग असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस आता है, ठीक। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है कि हम ये डायग्नोस करते हैं उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। अभी हमने बताया अगर असेसमेंट कर लिया उसका, ठीक, कि हाँ चलो उसका सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है उस चीज का हम डायग्नोस करते हैं। तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो उसके क्या कारण हो सकता है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, ठीक है। उसको सांस लेने में क्यों दिक्कत हो रही है, ठीक। मान लो अगर गैस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो रहा है, इम्पेयर्ड है गैस एक्सचेंज, तो उसको सांस लेने में दिक्कत वो क्यों हो रहा है, रिलेटेड टू इनएडिक्वेट रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिविटी। जो उसका रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसकी एक्टिविटी जो है वो इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से चेस्ट वाल का मूवमेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, चेस्ट वाल का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, या फिर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है लंग्स में, जिसकी वजह से इम्पेयर गैस एक्सचेंज है, ठीक है। इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, अगर मान लो उसका एयरवे क्लियरेंस नहीं है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्रीज्ड और टिटेनस सिक्रीशन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सिक्रीशन और
सिक्रीशन उसके लंग्स में बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसका एयरवे इनफेक्टिवली क्लियर नहीं है, ठीक है। और दूसरा स्पूटम प्रोडक्शन, अगर उसके लंग्स में स्पूटम का प्रोडक्शन हो गया है, उसके वजह से जो भी कारण होगा वो उसके वजह से भी एयरवे क्लियरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर स्पूटम किसी के मान लो अभी स्पूटम में जाकर सांस लेने में कितना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मान लो इंफ्लामेटरी प्रोसेस है, ठीक है, उस डिस्पीनिया हो रहा है, उसकी वजह से उसको पेन होगा, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन होगा, ठीक। रिस्क फॉर इंजरी सेकेंडरी टू कॉम्प्लिकेशन, मान लो उसके वो क्या नाम है, किसी दूसरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको इंजरी के भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस है, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस कि हाँ अगर मान लो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है सांस नहीं लेने उसका इफेक्ट, है ना। इनफेक्टेड टिश्यू परफ्यूजन, जो उसका मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंजाइटी होगा, उसको पेन होगा, है ना। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अल्टर्ड हीमोडायनामिक फैक्टर एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर मान लो किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये होगा हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकता है, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस में है कि उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो इनफेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका पल्मोनरी फंक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन है, ठीक है। पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म स्कारिंग एंड डिक्रीज लंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से उसका जो लंग की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब उसको इन्फेक्शन के भी चांसेस होंगे, ठीक है, क्योंकि डिसीज कोई भी होगा उसके कारण, ठीक है, पेशेंट का जो भी सिम्टम आएगा। अब वो सांस नहीं ले पाएगा, उसकी वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर पुअर एपेटाइट फटीग एंड प्रोडक्टिव कफ, कफ उप लेगा, कफ बनेगा उसके लंग्स में, है ना। और उसको थकान महसूस होगा, अगर सांस नहीं लेगा तो उसको लेजीनेस फील होगा, जिसकी वजह से वो खाएगा नहीं ठीक से, है ना। नॉन कॉम्प्लियंस रिलेटेड टू लैक ऑफ मोटिवेशन एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, अब उसको लंबे समय से अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक, तो उसको दिक्कत होगा, वो उसको प्रॉब्लम होगी, उसको बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम एक नर्सिंग केयर प्लान जो है उससे ये समझेंगे कि कैसे जो है हम एक नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है नर्सिंग केयर प्लान बनाने का, जिसमें असेसमेंट पहला भी मैंने स्टेप बताया, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, ऑब्जेक्टिव डेटा भी है। दूसरा है कि जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक। नर्सिंग डायग्नोसिस हम जब बना लेते हैं उसके बाद होता है हम उस नर्सिंग डायग्नोसिस को ट्रीट करने के लिए मेंटेन करने मैनेजमेंट करने के लिए एक गोल सेट करते हैं, ठीक। उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए हम इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें कि तीन चीज आती हैं इंटरवेंशन में। तीन चीज क्या क्या आती हैं, प्लानिंग करेंगे, ठीक, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, और प्लान को इम्प्लीमेंट करने का जो रैशनल है क्यों कर रहे हैं उसको देखते हैं। फिर आता है हमारा इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएशन पार्ट, ये हमारा इवेल्युएशन है, ठीक है, ये हमारा इवेल्युएशन है। सॉरी, ये आप देख नहीं पा रहे हैं, नीचे इसकी जो लिखा है वो इवेल्युएशन, ठीक है। तो जो इवेल्युएशन है यहाँ पे, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव डेटा जो होगा वो हम पेशेंट से पूछेंगे, फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हाँ पेशेंट ने क्या बोला, ठीक है। अब एक नर्सिंग डायग्नोसिस को मान लो हम अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी को रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, तो मान लो उसको इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसको सांस फूल रहा है, क्योंकि उसका जो गैस एक्सचेंज का सिस्टम होता है वो इम्पेयर्ड है, ठीक। तो वो क्यों हो रहा है, तो हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू नर्सिंग नंदा नंदा डायग्नोसिस, ठीक होता है। तो impaired gas exchange related to inadequate respiratory system activity और chest wall movement, ठीक, airway obstruction and और fluid in the lung, इन सारे कारणों की वजह से, जितने भी प्रॉब्लम्स इसमें शो किया है इन सारे कारणों की वजह से
उसके गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लिखेंगे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू, किसके वजह से हो रहा है, ठीक, एज एविडेंस बाई पेशेंट पेशेंट वर्बलाइजेशन, ठीक। ठीक, ऐसे ही हम नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाते हैं, ठीक। उसके बाद इस डायग्नोसिस को फुलफिल करने के लिए गोल सेट किया है हमने। इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, अब इसका गोल क्या है, इम्प्रूव गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज उसका इम्पेयर्ड था, हम उसके उस इसका मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके एक्सचेंज को इम्प्रूव करेंगे। अब उस इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम एक प्लानिंग बनाएंगे, ठीक। क्या क्या प्लानिंग करेंगे, एसेस करेंगे उसके जनरल कंडीशन को हम एसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, कार्डियक मेडिसिन देंगे, ठीक है, डायबिटिक्स देंगे, जैसा भी उसको प्रिस्क्राइब किया गया हुआ उसको O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे जो उसका गैस एक्सचेंज है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक। अब उसका इस इसके बाद क्या आता है, अभी हम इसका इंटरवेंशन को ही फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसके फ्लूइड को, जो फ्लूइड इनटेक है, ठीक, फ्लूइड इनटेक है उसको मेजर करेंगे, ठीक। मॉनिटर करेंगे उसके एल्वुलर वेंटिलेशन को, ठीक। मेजरमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, उसके रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करते रहेंगे, है ना। वाइटल कैपेसिटी देखेंगे, चेक करेंगे, इंस्पिरेटरी फोर्स देखेंगे, एवीजी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और उसके ऑक्सीजन सिचुएशन के को चेक करेंगे। ये सारा चीज हमारा एक क्या था, प्लानिंग था। सबसे पहले था कि हम उसके जनरल कंडीशन को असेस करेंगे, ठीक। उसके जनरल कंडीशन को असेस करने के बाद हम उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बाद हम उसको उसके इनपुट आउटपुट फ्लूइड इनपुट आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किए, हम उसके वेंटिलेशन को चेक किए, वाइटल कैपेसिटी को चेक किए, इन इन इंस्पिरेटरी फोर्स को चेक किए, एवीजी एनालिसिस किए, ठीक है। उसके एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड किए जिससे कि उसका जो गैस एक्सचेंज है ना, जो इम्पेयर्ड हो चुका है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक। उसके बाद उसके ऑटो सैचुरेशन को चेक करेंगे कि हाँ जो हमने इतना सारा किया वो उसका जो कुछ परिणाम नजर आ रहा है या नहीं। तो अब देखेंगे हम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, हम ये देखते हैं, जो हमने भी ये प्लानिंग की, अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है। तो अगर हमने जब उसके कंडीशन को एसेस किया तो उसको क्या होगा, हाँ, तो उसके असेसमेंट कर लिया, ठीक, लिखेंगे असेसमेंट इज डन, ठीक। दूसरा, हम उसको अगर एंटीबायोटिक दिए तो यहाँ पे नेक्स्ट में इम्प्लीमेंटेशन में लिखेंगे मेडिकेशन इज गिवन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन थेरेपी इज प्रोवाइडेड, ठीक। ये सारा चीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पहले तो हमने प्लानिंग किया, इधर हमने प्लानिंग किया और इधर हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसी हम अभी प्लानिंग को ही बता रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक। अगर हम अब उसके फ्लूइड इनपुट आउटपुट को मेजर करेंगे तो उसमें लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन, ठीक। अब उसके जो भी है एल्व्यूलर वेंटिलेशन, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी फोर्स एंड एबीजी एनालिसिस का क्या होगा, तो उसमें देखेंगे वाइटल साइन टेकन, ठीक, वाइटल साइन ले लिया, उससे हमको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने की बारी थी तो उसमें हम एक फाउलर पोजीशन या फिर सेमी फाउलर पोजीशन या फिर हाई फाउलर पोजीशन देंगे जिससे कि उसका चेस्ट एक्सपेंड करे और उसका जो भी एयरवे हो क्लियर हो और O2 का और CO2 का एक्सचेंज अच्छे से हो पाए, ठीक। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में हमारा था ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना था और उसमें लिखेंगे सेचुरेशन मेंटेन, ठीक। नेक्स्ट है इसका रैशनल, हमने ये जो किया इससे हमें इसका करने का पर्पस क्या था वो देखेंगे, ठीक है। तो इसका हमें जो पर्पस था उसका असेसमेंट करने का क्या पर्पस था कि हम उसे एक बेसलाइन डेटा इकट्ठा कर पाएंगे, हमको एक बेसलाइन डेटा मिलेगा, ठीक है। और ताकि हम उसका फर्दर हमको क्या क्या
प्लानिंग करना है नेक्स्ट, वो हम अचीव कर पाए। ठीक है, मेडिकेशन देने का क्या रैशनल था, उसका कंडीशन, पेशेंट का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। O2 प्रोवाइड करने का क्या रैशनल है, ये ताकि उसका जो भी ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो बॉडी में मेंटेन हो पाए। ठीक है, और नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करने का क्या रैशनल है, ताकि हम उसको ये देख सके कहीं हाइपोवोलेमिया या फिर हाइपरवोलेमिया तो नहीं हो रहा है। ठीक है, वाइटल साइंस करने का रैशनल ये है कि हम उसके लंग्स के फंक्शन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, पाउलर पोजीशन प्रोवाइड करने का रैशनल क्या होता है, ताकि हम उसको एक प्रॉपरली अच्छा और कंफर्टेबल फील करवा पाए। ठीक है, उसका ब्रीथ प्रॉपरली हो और उसको एक फीलिंग अच्छी हो, कंफर्ट फील हो उसके वजह से। ठीक, और सेचुरेशन चेक करने का, O2 सेचुरेशन चेक करने का क्या रैशनल है, ये रैशनल है कि हम जो उसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, अब ये सब करने के बाद हमारा नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। अभी इवेल्युएशन में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो अगर हमने प्लानिंग किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो इसका रैशनले क्या आया। रैशनले भी हमने देख लिया, अब रैशनले के बाद देखते हैं कि हमको जो जो इवेल्युएशन करेंगे कि हाँ इन ये सारा करने, ये सारे प्रोसीजर, ये सारे जो भी है इसका करने का परिणाम क्या हुआ, पेशेंट को कुछ फायदा हुआ या नहीं, तो उसमें वो चीज़ मेंशन करेंगे। तो मेंशन करेंगे ये सारी चीज़ करने के बाद पेशेंट को क्या फील हो रहा है, कैसा उसका प्रोग्रेस है, वो चीज़ मेंशन करेंगे। तो इसमें देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट जो होगा, है ना, और एवीजी वैल्यू विद इन द पेशेंट केयर एट नॉर्मल लिमिट, यानी कि ये इतना सब कुछ करने के बाद जो पेशेंट का एवीजी एनालिसिस किए हमने और पेशेंट का जो भी रेस्पिरेटरी रेट वगैरह है वो मेंटेन हो गया, नॉर्मल पे आ गया। ठीक, यानी कि जो हमने किया सब कुछ वो इफेक्टिव रहा और पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हम नर्सिंग केयर प्लान को बनाते हैं। सबसे पहले करते हैं असेसमेंट, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक, उस नर्सिंग डायग्नोसिस को अचीव करने के लिए एक गोल सेट करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग को अचीव प्लानिंग का इस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने का एक रैशनले होना चाहिए कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, उसके बाद हम पेशेंट का इवेल्युएशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।